सोचिए, खूबसूरत मुस्कुराती बीवी बड़ी तसल्ली से अपने पति के पास में बैठी हुई है और मुस्कुराते हुए वो अपने पति का गला दबा देती है, गला घोट देती है, कत्ल कर देती है। और फिर अपने दूसरे जो एमबीबीएस डॉक्टर पति है, उसके साथ मिलकर उस लाश के टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करती है। कहते हैं कि 70 टुकड़े करती है। और वो भी 2 दिन के बाद में, 2 दिन तक वो बड़े आराम से अब उस लाश के साथ में समय बिताती है। घर के अंदर ही लाश पड़ी हुई है, अपने जो रोजमर्रा के काम है वो करती है, लेकिन कोई उनको ऐसा दिमागी परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद में पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए फुल प्रूफ प्लान भी बनाते हैं। देहरादून से प्रयागराज भागते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से जयपुर आते हैं, जयपुर में पुलिस को चकमा देते हैं, और वहाँ से अमृतसर, और लगातार ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के हत्थे वो चढ़ जाते हैं और उनका भांडा एक छोटी सी गलती की वजह से फूट जाता है और देहरादून की जो पुलिस है उन्हें अरेस्ट कर लेती है। आपको एक तस्वीर ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, आप ये देखिए, आप ये तस्वीर देख के थोड़ा सा, ये पति पत्नी की तस्वीर है, तो आपको एक तरीके से पति पत्नी की तस्वीर है ये। आपको थोड़ा सा हैरत होगी कि जो आदमी है उसकी तो उम्र काफ़ी बूढ़ा लग रहा है, 80 साल है, और जो दूसरी जो उसके साथ में महिला है वो काफ़ी यंग है। तो दरअसल यही एक कपल था। 80 साल का एक बुजुर्ग के साथ में इसने अफेयर किया, शादी का नाटक रचा, और बुजुर्ग को ठगने के लिए, बुजुर्ग से पैसे ऐंठने के लिए ये जो महिला है गीता, उसने अपने नए आशिक के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली कि जिसके बाद अब वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई। ये पूरी की पूरी वारदात है, ये सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक महिला पहले अपने एक पति को छोड़ती है, फिर दूसरी शादी करती है, फिर एक बुजुर्ग के साथ में संबंध बनाती है, उससे पैसे ठगने की कोशिश करती है। मतलब कितना शातिर दिमाग ये औरत चलाती है। आप सुनिए पूरी वारदात। इसकी शुरुआत होती है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को एक निधि राठौड़ नाम की एक लड़की है, वो भागी भागी पुलिस के पास में आती है। पुलिस के पास में आके कहती है, देहरादून पुलिस के पास में आती है और बोलती है कि मेरे पिताजी हैं, वो 2-3 दिन से गायब हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चल रहा, ना उनके पास में मोबाइल का कुछ पता चल रहा है। पुलिस पूछती है कि आखिर आपके पिताजी कब से गायब हैं, तो वो बताती है कि 7 फरवरी से वो गायब हैं, और हमने पुलिस को बताया था, जो पुलिस है उन सबको बताया था, जो कांस्टेबल है उसको भी बताया था, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। अब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे पिताजी मिल नहीं रहे हैं, इसलिए अब मैं आपके पास में आई हूँ, पता करिए कि मेरे पिताजी कहाँ गए। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, किससे मिलते थे, सारी डिटेल पुलिस वाले जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले जब पूछते हैं तो लड़की बताती है कि दरअसल जो उनके पिताजी हैं वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनका नाम श्यामलाल है, और वो पिछली 7 तारीख के आसपास से वो गायब हैं। अब पुलिस को लगता है कि गायब हैं तो फिर कहाँ गए, क्योंकि 80 साल के हैं, तो ना समझ तो है नहीं, और वो क्या घर छोड़ के चले गए, इनके घर के अंदर कोई ऐसी बात थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं जो सारे दिमाग के अंदर ख्याल आते। पुलिस ने सारी चीज़ें क्लियर करी कि जो जो भी पुलिस के दिमाग के अंदर जो बातें आती गई तहकीकात करने के लिए, सारी पूछती गई और सारी चीज़ें क्लियर होती गई। बाद में जाके पड़ोसियों से पूछा, परिवार वालों से पूछा, तो सबके सामने एक ही बात निकल के सामने आई कि वैसे तो जो ये बुज़ुर्ग थे, ये शख्स थे श्यामलाल जी, काफ़ी
सीधे साधे और काफ़ी एक जेंटलमैन टाइप है। एक गीता नाम की एक महिला है जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी है। अब बेटी तो उनको कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, उससे दोस्ती है, ऐसा बात हमने भी सुनी है और देखा भी है। काफ़ी उम्र में छोटी है। जब पुलिस को ये पता लगता है तो पुलिस पता लगाने के लिए कि आखिर कौन महिला है और वो कहाँ पे गई है, तो वो जाके और उस महिला का पता लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई, क्योंकि महिला का एड्रेस किसी को पता नहीं था और 7 तारीख से गायब हैं। तो जिस वक्त से वो गायब हैं, किन किन लोगों ने उनको देखा था, उनसे पूछताछ करती है। पूरे सीसीटीवी की जो तस्वीरें हैं उसको निकालती है, चेक करते हैं। तो जब श्यामलाल अपन ने जो 7 तारीख के दिन घर से निकले, उसके आसपास का एरिया जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगा था, वहाँ वहाँ वो अपनी मोटरसाइकिल पर कैप्चर होते गए। और उसके बाद में पुलिस जब तार से तार जोड़ती है, सारे सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वहाँ वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि श्यामलाल एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब पुलिस उस घर के अंदर जाके पता करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे इस तरीके के शख्स आए थे या यहाँ पे कौन रहता है, तो पता चलता है कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि गीता नाम की एक महिला है, वो रहती है। वो अपने पति हिमांशु चौधरी के साथ में रहती है। अब पुलिस वाले भी थोड़े चक्कर में पड़ गए कि भाई वो अपने पति के साथ में रहती है और श्यामलाल यहाँ मिलने आए, आखिर बात क्या है। पुलिस वालों को ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं जो है मामला गड़बड़ है। इसके बाद में दूसरी तरफ देवबंद में एक लाश मिलती है पुलिस को, और वो लाश छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई है, करीब 70-80 टुकड़ों में कटी हुई है। 20 फरवरी को इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, गीता के बारे में पता लगा रही थी, हिमांशु चौधरी को ढूंढ रही थी, और आखिर में ये अगर दोनों मिल जाएं तो श्यामलाल भी मिल जाएंगे। ये पुलिस सोच रही थी, काफ़ी लंबी तहकीकात भी चल रही थी, लंबी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन उधर 20 तारीख को ये लाश मिलती है, कट्टे के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसके अंदर भरी हुई है, कटी हुई है। अब लाश को जब देखते हैं और उसका जब मिलान किया जाता है तो पता ये चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि श्यामलाल की है। श्यामलाल की बेटी जो थी उससे शिनाख्त करवाई, उसको बुलाया जाता है। निधि मौके पर पहुंचती है, लाश को देखती है और बताती है कि हाँ, ये मेरे पिताजी श्यामलाल की लाश है। पुलिस को जो शक था, अब पुलिस का जो डाउट था वो बढ़ गया। अब पूरी उसके साथ में वो पक्के हो जाता है कि कोई और नहीं बल्कि ये जो महिला है, उसका पति जो हिमांशु चौधरी है, उसके साथ में है। तो मतलब ये इन्होंने ही कहीं ना कहीं कत्ल किया है, क्योंकि जो निधि है, निधि और उसका पति वो साथ में रहते थे, वो शामिल थे, क्योंकि उन्हीं के घर से श्यामलाल गायब हुए थे। आखिरी बार सीसीटीवी की जो तस्वीर थी वो भी ये बता रही थी कि बाइक से ये श्यामलाल जो है वो गीता और हिमांशु के घर पे आए। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगती हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अब इन दोनों को पकड़ना, क्योंकि ये दोनों तो भागे हुए होते। तो इन पर करीब 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। लगातार पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई रहती है। यूपी पुलिस भी हर तरीके से इनकी छानबीन करती है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं इनको ट्रैक भी किया जाता है, इनके रिलेटिव से पूछा जाता है, हर तरीके से तहकीकात होती है और आखिर में जाके ये पकड़ में आते हैं। और हाल ही में देहरादून की पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में इनसे पूरी पड़ताल की, छानबीन की, तो कहानी कुछ अलग ही निकल कर सामने आई। दरअसल जो गीता है, गीता ने पूरी कहानी बताई कि जो आरोपी है, जो हत्यारन है, ये औरत ने अपनी जो पूरी कहानी बताई, तो इसका करीब 12 साल से जो श्यामलाल हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं 80 साल के, उसके साथ में अफेयर चल रहा था। और अफेयर उससे क्यों किया था श्यामलाल से? ताकि उससे पैसा ऐंठ सके और वो उसकी पूरी पैसों की नीड, गीता की पैसों की नीड वो पूरी करता था। और इसी वजह से
जो उसका पहला पति था, उसने इस गीता को छोड़ दिया था। तब से ये अलग आकर रहने लगी और जो अपनी बेटी के साथ ये थी। और उसके बाद में फिर धीरे-धीरे हिमांशु नाम के एक जो लड़का था, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था वहीं पे, उसके संपर्क में आई और उसके संपर्क में आने के बाद में उससे इसको प्यार हो गया और पिछले साल यानी कि 2024 में इन्होंने शादी कर ली। और शादी करने के बाद में ये जो गीता है उसने श्यामलाल से संबंध तोड़ दिया। अब हिमांशु को ये सारी चीज़ें शायद पता भी थी कि इसका इस तरीके से ये सारा था, लेकिन फिर भी उसको प्यार हो गया। इधर जो हिमांशु एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था तो उसके पास में पैसे नहीं थे। कई बार वो पैसों की कमी के वजह से ड्रॉप आउट कर चुका था और इसलिए जो गीता है तो उसका जो शातिर दिमाग है वो दौड़ने लगा। उसने एक प्लान बनाया और वो हिमांशु को उसने कहा, अपने पति को, क्योंकि उससे शादी कर चुकी थी वो, कि क्यों ना श्यामलाल है उसको ठग लें। उसके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी है, अच्छे रुपए भी हैं और ऐसा करते हैं कि मेरा उसके साथ में पहले अफेयर भी था, मैं उसको घर बुलाऊंगी और फिर उसको अपन ब्लैकमेल करेंगे। उसके साथ में जो भी है वो करके फ़ोटो वोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करेंगे। हिमांशु मान जाता है और पूरी तरीके से इसके प्लान में साथ हो जाता है और प्लानिंग के मुताबिक ये पूरी मामला सेट करते हैं और श्यामलाल को वो अपने घर बुलाते हैं। यानी कि जो गीता है वो अपनी बातों में बहला फुसला कर श्यामलाल को इनवाइट करती है कि आज आप मेरे घर पर आइए, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। श्यामलाल मान जाता है क्योंकि वो पहले से इसके रिलेशन में था। जैसे ही घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में थोड़ी देर बात करता है श्यामलाल, तो उसको ये एहसास होता है कि इस घर के अंदर कोई और व्यक्ति भी है। उसको शक हो जाता है और फिर उसका दिमाग चल जाता है कि हो ना हो ये जो गीता है, क्योंकि सीधी सादी तो है नहीं, है शातिर है, ये कोई ना कोई स्वांग रच रही है, षड्यंत्र रच रही है और गीता उसके साथ में कुछ गलत करने वाली है। और इसलिए श्यामलाल वहां से भागने लगता है। तभी हिमांशु और गीता दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। श्यामलाल चिल्लाता है, कोशिश करता है भागने की, पर ये दोनों उस पर काबू पा लेते हैं और उसका गला दबाना शुरू करती है गीता। अब गीता जब ऐसा कर रही थी तो उसके हाथ भी नहीं कांपते, वो लगातार उसका गला दबाती रहती है मुस्कुराते हुए श्यामलाल का, जब तक कि वो मर नहीं जाता। जैसे ही श्यामलाल मरता है वैसे ही गीता मुस्कुराती है और फिर कहती है, इसका काम तो खत्म हो गया, अब आके क्या करना है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, उनके घर में श्यामलाल की बॉडी पड़ी हुई है। वो अपने जो रोजमर्रा के काम है वो करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में 2 दिन के बाद में गीता अपने भाई को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगा के कहती है कि मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया है, मैंने उस आदमी का कत्ल कर दिया है। हिमांशु को भी ये बात पता है, एक बार मेरे घर आ जाओ, बताओ कि हमें आगे क्या करना है। करीब 2 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद में जो भाई है वो और उसका एक साथी है, दोनों गीता के घर पहुंचते हैं। वहां पर लाश को देखते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी जो उसका पति है यानी कि हिमांशु चौधरी, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, वो गीता को एक आइडिया देता है और गीता से कहता है कि तुम परेशान मत हो। तुम्हें पता है कि जब किसी का कत्ल हो जाता है और जब कोई लाश बन जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद में अगर बॉडी को काटा जाए तो खून नहीं निकलेगा, क्योंकि खून जम जाता है। ये सुनकर गीता खुश हो जाती है। गीता को लगता है कि अब हम इस लाश को बड़ी आसानी से छुपा सकते हैं। और तब वो जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता है, उसका पति हिमांशु चौधरी, वो गीता, वो बड़ी बेरहमी से श्यामलाल की लाशों को टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर बोरी के अंदर भरते हैं। और उसके बाद जो गीता का भाई है जो आया था, वो उसका साथी, वो कार में ले जाकर उस लाश के जो टुकड़े हैं उनको एक नहर के अंदर फेंक देते हैं और उसके बाद वापस आकर जो बाइक थी उसको किसी के ज़रिए श्यामलाल जो है वो
कहीं और फिकवा देता है। स्क्रैच मार मुरा के नंबर प्लेट वगैरह सब गायब करके, ये कि पुलिस को पता न लगे, और एक लावारिस जगह पे ले जाके वो उस बाइक को पटक देते हैं। अब पुलिस जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसे बीच में उन्हें बाइक भी मिल जाती है, वो लाश भी मिल जाती है, क्योंकि वो टुकड़ों के अंदर कटी हुई थी। दोनों को जब टुकड़ों को जोड़ा जाता है, उसके चेहरे को देखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें सीसीटीवी के अंदर सारी की सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, एक एक करके पूरी कहानी सामने आ जाती है। फिलहाल जो पुलिस है उसने चारों आरोपियों को, मतलब जिन जिन साथियों ने लाश को ठिकाने पे लगाया था, वो बाइक को छुपाया था, उसका भाई, उसके भाई का दोस्त, गीता और हिमांशु, उन वो सब के सब अरेस्ट हो गए, क्योंकि गीता ने बड़ी बेरहमी से श्यामलाल का कत्ल किया था और हिमांशु ने बड़ी बेरहमी से उसके टुकड़े करने में साथ दिए थे। और जो दो लोग अरेस्ट हुए थे उन्होंने लाश को छुपाने का काम किया था, तो अपराध में पूरा के पूरा इनका योगदान दिया था। तो ऐसे में ये दोनों जो थे वो पुलिस को चकमा दे के फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए, अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये पुलिस के गिरफ्त में हैं, और एक बार भले पुलिस को चकमा दे सकते हैं, लेकिन पुलिस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पुलिस आगे कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस कहानी के बारे में जो भी आप नीचे लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।